From working in MNC to going to the top coaching institutes like Allen Fitji, फिर वेदांतु जैसी कंपनी में भी you were teaching. How did you think कि मैं खुद का कुछ शुरू करूं और वो भी एक स्पेसिफिक टीयर 2 टीयर 3 सिटी में पठानकोट जैसी जगह पे? मैंने ज्वाइन Qualcomm तो मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था टीचिंग में आऊंगा। एक ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है डिसाइड्स द सक्सेस ऑफ अ कोचिंग इन टीयर 2 एरियाज जहाँ पे कंपैरेटिवली ब्रांड अवेयरनेस या एग्जाम अवेयरनेस इतनी नहीं है पेरेंट्स के बीच? वी शुड हैव एन इकोसिस्टम जहाँ पे अगर बच्चा मेहनत कर रहा है उसको अप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए, भले ही उसका रिजल्ट आज नहीं आ रहा कल तो आएगा ना। राइट, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो गिव अप कर जाते हैं अपने बच्चों। द मोस्ट फ्रेंडली सर्स दैट आई हैव एवर इंटरैक्टेड विद, मतलब अगर कोई मुझे सही में पूछता है कि जीतू भैया टाइप के अगर कोई रियल लाइफ में कोई सर है तो अनडाउटेडली आई कैन से दैट्स वैभव सर। डू यू थिंक आप किसी को रेकमेंड करोगे कोचिंग ओनर बनना, कंसीडरिंग यू मेंशन इट्स सो डिफिकल्ट? मतलब इट वाज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज वेरी चैलेंजिंग क्योंकि जो मेरा फेस चल रहा था उस टाइम पे, मतलब की शादी होने वाली थी। तो आपने बोला कि वो टाइम पे आइडियाज आता है और वो टाइम ऐसे एनर्जी या एकदम ऐसे वो जो जिगरा रहता है कि यार ये भी कर लेते वो भी कर लेते, वो टाइम पे आपके कभी दिमाग में आया कि यार ये स्टार्टअप करते हैं, ये बिजनेस आइडिया करते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर ये कुछ करते हैं ड्यूरिंग योर बीटेक? पास्ड आउट फ्रॉम पिट्स का गोवा कैंपस, ठीक है। तो हमारे दिमाग में तो अलग ही आइडियाज आते थे कि चलो यार 4 लोग मिलकर एक रिजॉर्ट ले लेते हैं। कैसे ये इंडस्ट्री में चैट जीपीटी या एआई जैसे टेक्नोलॉजीज हेल्प करें? अगर आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे तो मेरे ख्याल से ये उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, बट अगर So hi viewers, today I am with Vaibhav sir, Vaibhav Uppal. So he is the owner of Uppal's Career Institute जो पठानकोट में एक बहुत prominent coaching है। इनफैक्ट आज ही एक बहुत मैं वैभव सर से सुन रहा था कि टुडे अ वेरी गुड न्यूज केम कि पठानकोट के जो 2 टॉपर्स है जेई मेंस में, दे आर ऑल फ्रॉम यूसीआई। तो सर फर्स्टली सुपर कांग्रेट्स फॉर दैट, मतलब सोने पे सुहागा हो गया, टॉप 1 और टॉप 2 दोनों फ्रॉम यूसीआई। सो वेरी गुड टू सी दैट एज वेल। थैंक यू सो मच वेदांत। एक्चुअली इट्स लाइक उनकी जर्नी सक्सेसफुल हुई, इससे बेटर चीज एक टीचर के लिए क्या हो सकती है? एग्जैक्टली राइट। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग फ्रॉम पठानकोट। मतलब ये तो सिर्फ मतलब आप कह लो कि फर्स्ट लेयर ऑफ रिजल्ट्स है। इसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस एंड एवरीवन्स गुड विशेस गुड रिजल्ट्स विल फॉलो, बेटर रिजल्ट्स विल फॉलो, और जल्दी ही हम लोग पठानकोट से भी वैसे रिजल्ट्स लाएंगे जैसे कि कोटा या दिल्ली से आ रहे हैं। ग्रेट सर, वेरी एम्बिशियस गोल एंड आई एम श्योर कि जिस तरीके से थिंग्स आर रोलिंग आउट, आई एम श्योर कि सर ये भी एक दिन रियलिटी में टर्न आउट होएगा और आपका भी इसमें पिवटल रोल रहेगा। तो एक बार मैं क्विकली एक ब्रीफ दे देता हूँ। सो वैभव सर, ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ I am speaking with him today, but he is actually one of the most friendly sirs that I've ever interacted with. मतलब अगर कोई मुझे सही में पूछता है कि जीतू भैया टाइप के अगर कोई रियल लाइफ में कोई सर है तो अनडाउटेडली आई कैन से दैट्स वैभव सर, बिकॉज जो आपका एक जॉली नेचर है, जो आपका एक कनेक्ट्स है फ्रॉम द टीचर साइड टू द स्टूडेंट्स, एक बहुत हम्बल साइड और एक बहुत फ्रेंडली साइड दिख के आता है, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक स्टूडेंट्स आर इवन ट्रस्टिंग यू विद दैट कि सर आप हमें 2 साल पूरा सिखाओ। So Vaibhav sir initially was working in various top coachings in the country like Allen Fitji and साथ ही साथ very prominent names in the tech industry as well, वेदांतु वगैरह। So sir, सबसे पहला मुझे क्वेश्चन ये आता है, तो आप मेरे को ये भी बता रहे थे कि you were in BITS Pilani and उस टाइम आपको Qualcomm जैसी बहुत बड़ी MNC कंपनी में जॉब भी मिली थी। सबसे पहले सर मुझे आपको क्वेश्चन ये पूछना है, from working in MNC to going to the top coaching institutes like Allen Fitji, फिर वेदांतु जैसी कंपनी में भी you were teaching. How did you think कि मैं खुद का कुछ शुरू करूं और वो भी एक स्पेसिफिक टीयर 2 टीयर 3 सिटी में पठानकोट जैसी जगह पे? वेदांत देखो, सबसे पहले मैं इसमें ये बोलूंगा कि व्हेन आई जॉइंड Qualcomm तो मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि मैं कभी टीचिंग में आऊंगा। मतलब सारी सिचुएशन ऐसी हुई, मतलब इट वाज अ वेरी गुड जॉब, मैं ये नहीं कह रहा, बट द थिंग इज वो जॉब आई थिंक मेरे लिए सूटेबल नहीं थी। मेरे को वो जॉब में सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठ के करने वाली जॉब मेरे को नहीं करनी थी। सो टीचिंग में मेरा मन क्यों हुआ, क्योंकि जब मैं अपनी खुद की कोचिंग लेने कोटा गया था तो जो टीचर्स मेरे को पढ़ाते थे मेरे को बहुत अच्छा लगता था। यू नो, जिस टाइप से वो इतने सारे स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहे हैं, इतनी बड़ी चीजें वो सिखा रहे हैं,
तो मेरे भी दिमाग में एक प्लान भी था कि यार अगर चीजें मेरे को अपनी रेगुलर जॉब में अच्छी नहीं लगी तो मैं भी ये करूंगा। सो Okay. उसके बाद मैंने कॉलकॉम की जॉब के साथ साथ फिटजी के टेस्ट की तैयारी करनी शुरू की। फिर उसके बाद फिटजी का टेस्ट क्लियर हुआ, मतलब देयर वर सो मेनी राउंड, मतलब दे कॉल्ड ऑल द कैंडिडेट्स 8 AM इन द मॉर्निंग और अच्छा। 12:30 नाइट तक पूरा रिक्रूटमेंट चला था। उसके बाद ऑफर लेटर उन्होंने रिलीज किया, मतलब बिल्कुल उन्होंने कैंडिडेट सबको, पहले तो 2 सब्जेक्ट के टेस्ट, देन देयर वाज IQ टेस्ट, देन देयर वाज ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद फिर डेमो लेक्चर और पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू के बाद वो कैंडिडेट को रखते थे तब। I'm Is it? talking Is it? about I'm talking about year 2014. Okay. Unfortunately अब थोड़ी सी चीजें उनके फेवर में नहीं हुई। So but 2014 में फिटजी was a very big brand and I think I'm very lucky कि मैं उस टाइम पे फिटजी में वो सारी रिक्रूटमेंट क्लियर करके वहां पे एक एसोसिएट प्रोफेसर बना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। और फिर उसके बाद अगेन 3 months की उन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी, कैसे बच्चे को हैंडल करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। फिर उसके बाद जब क्लास मिली, दैट वाज अमेजिंग फीलिंग, मतलब दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। जो लगता था कि हाँ, इफ आई कंपेयर विद अ रेगुलर डे ऑफ कॉलकॉम विद अ रेगुलर डे ऑफ फिटजी, तो वो इतना मेरे को अच्छा लगा। और उस दिन मेरे को पता चल गया कि हाँ, मेरे को पूरी लाइफ यही काम करना। ग्रेट। इनफैक्ट सर, आप जो रिक्रूटमेंट वाली भी चीज बोल रहे थे फिटजी में कि GD हुआ, फिर एप्टीट्यूड राउंड हुआ, फिर 3 महीने की ट्रेनिंग हुई, दैट इज ऑलमोस्ट एज प्रोफेशनल एज एनी MNC में जो रिक्रूटमेंट साइकिल होता है। या बिल्कुल, और बिल्कुल वैसा ही था। इवन उनकी जो HR थी या नॉन टीचिंग जो स्टाफ था, दैट वाज आल्सो इक्वली कॉम्पिटेंट जितना कि MNC में होता था, बिल्कुल वैसा ही था, कल्चर भी वैसा ही था। फिर उसके बाद माय वर्क प्लेस वाज दिल्ली, सो आई वांटेड टू मूव टू पंजाब। और अनफॉर्चुनेटली जब मैंने ज्वाइन किया, तब जो पंजाब के सेंटर्स थे फिटजी के, दे वर नॉट डूइंग सो वेल। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि वी कैन नॉट सेंड यू ओवर देयर। तो फिर उसके बाद आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन एलन, सो मैं एलन चंडीगढ़ चला गया। वहां पे अलग लेवल की टीचिंग, फिर एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि वहां पे उन्होंने मेरे को टॉप बैचेस देने शुरू कर दिए इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। Okay. And I was the youngest faculty जिसको टॉप बैच मिला। मतलब मेरे साथ जो बाकी टीम मेंबर्स थे who were taking maths and physics, they were like 10 years senior to me at least. Okay. Wow. हाँ, तो फिर वहां से रैंक्स निकालने शुरू कर दिए। सो फिटजी से एक कंटेंट मिला और वो कंटेंट और ज्यादा पॉलिश हुआ when I moved to LN। फिर उसके बाद कोविड आया, सो उसके बाद थोड़े से मैनेजमेंट में भी एलन में चेंजेस हुए, मतलब चीजें थोड़ी सी बिगड़नी शुरू हो गई ऑन द टीचिंग साइड। मतलब आप ये कह सकते हो कि वो भी थोड़ा HR ड्रिवन कंपनी बननी शुरू हो गई, मैनेजमेंट ड्रिवन कंपनी बननी शुरू हो गई, व्हिच वाज नॉट द केस व्हेन आई जॉइंड। तो उसके बाद फिर लगा कि नहीं, और कोविड टाइम में थोड़ा और भी चीजें थी, लाइक दे वर कॉलिंग मी कि यू शुड कम टू द सेंटर। मतलब आप भले ही ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, बट सेंटर आके लेनी पड़ेगी। फिर मेरे पेरेंट्स ने भी थोड़ा मना किया कि नहीं, मतलब यू हैव टू स्टे एट होम ओनली। तो उसके बाद फिर मेरी जो एलन की ही टीम है, सब वेदांत को मूव करने लग पड़े। सो आई ऑल्सो मूव टू वेदांत। और अच्छा था, मतलब कोविड टाइम में भी ग्रूम स्टूडेंट्स, वहां पे भी अच्छे बच्चे पढ़ाने को मिले, वहां से भी रिजल्ट निकाला। सो दैट वाज वेरी अमेजिंग। बट जब खत्म होना शुरू हुआ कोविड, तब उसके बाद ऑनलाइन की तरफ बच्चों का थोड़ा सा मन हटके ऑफलाइन की तरफ जाना शुरू हो गया। एंड पर्सनली मेरे को भी ऐसा लगने लग पड़ा कि उतना मजा नहीं आ रहा ऑनलाइन टीचिंग में जितना ऑफलाइन में आता है। राइट। जितना आपका इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ ऑफलाइन में होता है, उतना ऑनलाइन में नहीं होता। रीजन बीइंग, वहां पे पढ़ा मैं रहा हूँ, बच्चे का डाउट कोई और क्लियर कर रहा है। राइट। सो एक कम्युनिकेशन गैप हमेशा रह जाता है वहां पे। ऑफलाइन में इट्स नेवर लाइक दैट। बच्चा या तो आपसे क्लास में डाउट पूछेगा, नहीं तो क्लास के बाद पूछेगा, आपसे ही पूछेगा। तो
फिर उसके बाद देयर वर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि अब किया क्या जाए, क्या एलन वापस जाया जाए या फिर कहीं और ब्रांड ज्वाइन करा जाए, तो क्या करना है, क्या चाहिए। तो उसमें फिर बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो गई, क्योंकि एट द बैक ऑफ द माइंड सबका ये होता ही है कि यार अपना करते हैं, यू नो, राइट let's give it a try and we are not that old also, we are young, हो सकता है हम अपना एक बढ़िया सा ब्रांड यहीं पे क्रिएट कर लें। एंड अनदर थिंग इज कि लोग हमेशा मेरे पेरेंट्स को ये कहते थे कि आपका बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा है, बाकी सिटीज में जाके रिजल्ट निकाल रहा है, तो कुछ ना कुछ अपने होम टाउन के लिए भी करना चाहिए ना उसको, राइट है ना। तो फिर वी स्टार्टेड ओवर हियर एंड आई वोंट से कि इट वाज वेरी इजी, या मतलब इट वाज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि जो मेरा फेज चल रहा था उस टाइम पे, मतलब मेरी शादी होने वाली थी, अच्छा और मुझे उस टाइम पे एक स्टेबल हाई पेइंग जॉब छोड़नी पड़ी। मतलब that was the biggest sacrifice, first at my end also, at my wife's end also, and at our family's end also, कि एक stable very high paying job हमें छोड़ के अपना काम यहाँ पे शुरू करना था। It was a very big decision and सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी वाइफ और मेरे इन-लॉज ने मेरे को पूरा सपोर्ट दिया उस मामले में। Wow. आई एम वेरी लकी फॉर दैट, है ना। फिर उसके बाद व्हेन वी स्टार्टेड, तो मतलब मैं सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा था। Okay. और जैसे एलन में तो यहाँ बाकी जगह पे तो पूरी टीम थी, मतलब हम लोग पूरी एक टीम के साथ उतरते थे बैच में। यहाँ पे मैं अकेला केमिस्ट्री पढ़ा रहा था एंड सिंगल हैंडली सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। राइट पहले तो सिर्फ टीचिंग ही करते थे, पहले कहाँ ये नॉन एकेडमिक वाले काम करने होते थे, बट नॉन एकेडमिक मार्केटिंग एवरीथिंग पता ही नहीं था कैसे हैंडल करनी है, सिर्फ टीचिंग ही आती थी करने, है ना। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि अपार्ट फ्रॉम टीचिंग बाकी काम मैनेज कैसे करने हैं, और ये भी कि बाकी काम होते क्या हैं, राइट है ना। तो वो सब शुरू किया। फिर उसके बाद अनदर ऑब्स्टेकल विच केम वाज, जिस टाइप का बच्चा और हम लोग पढ़ा रहे थे, बी इट फिटजी बी इट एलन, उस टाइप का बच्चा पठानकोट में नहीं था, उस टाइम पे तो नहीं था। ओके व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जैसे बच्चे का 10th तक का बेस थी तैयार, इतना नहीं था कि वी कैन गिव सो मेनी रिजल्ट्स। पहली बात तो ये, राइट। और जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अवेयरनेस की बिल्कुल यहाँ पे कमी थी। राइट ठीक है, बी इट स्टूडेंट्स बी इट पेरेंट्स, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट यहाँ पे अवेयरनेस नहीं थी। लाइक लोगों को पता ही नहीं था कि जेई क्या होता है, बस उनको ये था कि नॉन मेडिकल वाले जेई का फॉर्म फिल कर देंगे और मेडिकल वाले नीट का फॉर्म फिल कर देंगे, और बहुत ज्यादा ना इस टाइप की चीजें थी कि नीट क्लियर करना है, जेई क्लियर करना मतलब ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, तो उस टाइम पे बच्चों को ये लगता था यार सिर्फ 12th पास करेंगे, यहाँ अच्छे मार्क्स ले आएंगे बोर्ड में और फिर वी विल गो अब्रॉड आईएलटीएस एंड ऑल के थ्रू। ये यहाँ का मेन करियर ऑप्शन था पठानकोट। ठीक है, कि आईएलटीएस करेंगे बाहर जाएंगे, या फिर बहुत जो बिल्कुल लोकल कॉलेज होते हैं वहां पे हम लोग एडमिशन ले लेंगे। उन लोगों को इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं थी कि अच्छे कॉलेजेस में क्या प्लेसमेंट होती है, क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है और क्या क्या चीजें वहां से आती हैं, बिल्कुल उनको पता नहीं था। ठीक है, सो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट्स हो जिनको अलग से हम लोग केटर करें, उनका अलग से रिजल्ट निकालें, उनको अलग से करें। सो वी स्टार्टेड इट, यू नो। और उसके बाद फिर 22 में ही मेरी मैरिज भी हुई। फिर मेरी वाइफ का, शी इज अ डॉक्टर बेसिकली, शी इज बीडीएस एमडीएस, शी इज रूट कैनाल स्पेशलिस्ट। तो उनका तो मन था अपना क्लिनिक ओपन करने का, बट अगेन एक और सेक्रीफाइस मैंने उनका भी कर दिया कि नो, आई नीड यू टू टीच बायोलॉजी टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे अभी जो लेवल है टीचिंग का वो बहुत कम है, मैं अकेला केमिस्ट्री से कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकता। ठीक है, सो उसके बाद फिर अगेन वी स्टार्टेड यू नो टेलिंग स्टूडेंट्स, टेलिंग पेरेंट्स कि यार कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंस है जेई और नीट की। धीरे धीरे इट स्टार्टेड, मैं नहीं कहूंगा कि एकदम बूम की तरह बूम आ गया उसका नॉलेज का बच्चों में और पेरेंट्स में, और सब लोग एकदम धड़ाधड़ जेई और नीट के लिए बहुत सीरियस हो गए।
ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि मेडिकल रखना है, नॉन मेडिकल रखना है, क्या रखना है उस टाइम पे। अभी तो चलो सिचुएशन फिर भी काफी चेंज हो गई है। यहाँ पे बच्चे ऐसे जाते थे, अच्छा मेरा फ्रेंड वहां जा रहा है तो मैं भी वहां चला जाता हूँ, अच्छा मेरे फ्रेंड मेडिकल रख रहा है मैं भी मेडिकल रख लेता हूँ, अगर मेरा फ्रेंड नॉन मेडिकल रख रहा है तो नॉन मेडिकल रख लेता हूँ। अंडरस्टूड। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, यहाँ तो जैसा मैंने पढ़ाया मैं वैसा ही पढ़ाऊं और यहाँ से रिजल्ट निकाल लूं, आज नहीं तो कल आएंगे, ये वाली बात हो जाती है। राइट। या मैं अपनी टीचिंग का लेवल गिरा दूं, ठीक है, मैं भी बोर्ड लेवल पढ़ाना शुरू कर दूं, और उससे क्या है कि उससे मेरे को भी मतलब ज्यादा स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे। बट आई चोज द हार्ड पाथ। मैंने बोला कि ये तो मैं करूंगा ही नहीं, अगर मैं करूंगा तो फिर फायदा क्या है, अगर मैंने अपने आप को डिटीरिएट कर लिया, अगर मैंने अपने आप को ही खराब कर लिया, तो फिर तो जो मेरा कंटेंट है वो मैं बांटना क्या, वो तो खुद ही खराब हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों के पास उतने एडमिशंस नहीं हुए, नो। एंड अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो फाइनेंशियली इट वाज अ वेरी बिग लॉस एज कंपेयर टू आवर स्टेबल जॉब, राइट। उसका एक रीजन ये भी था कि हमारे साथ जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं वो लोकल टीचर्स ही थे, और अब कंपैरिजन तो होता ही है ना। अगर मैं डिफिकल्ट चीज पढ़ा रहा हूँ और साथ वाला टीचर 1+1 2 टाइप का कुछ पढ़ा रहा है बच्चे को, तो ऑब्वियसली बच्चे को मेरी टीचिंग अच्छी नहीं लगेगी, है ना, राइट। बिकॉज आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, जब मैं स्टूडेंट था या जब आप स्टूडेंट रहे होंगे अपनी कोचिंग में, हम लोग एक अच्छा टीचर कैसे आइडेंटिफाई करते थे, जो PYQs करवाता है, जो थोड़ा टफ चीजें करवाता है। यहाँ पे चैलेंज करता है, हाँ, जो चैलेंज करता है, जो आपको एक तरह से आपके दिमाग को तेज करने के लिए आपको मुश्किल मुश्किल चीजें सिखाता है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पे था कि जो इजी पढ़ाता है टीचर उसकी पूजा होती है, क्योंकि उसका सब समझ में आता है। और जब तक JEE एंड नीट आता है, ठीक है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है ना, तक वो बच्चा तो एनरोल कर उससे फीस लेके उस टीचर का तो अच्छा काम चल चुका होता है, राइट। तो ये सब चीजें बहुत हुई मतलब मेरे साथ शुरू में, मतलब बच्चों के पेरेंट्स ने कहना कि सर आप जो पढ़ाते हो मेरे बच्चे को उतना क्लियर नहीं होता, पर जो दूसरे सर पढ़ाते हैं वो क्लियर होता है। तो मैंने आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि सर मैं JEE लेवल का, मैं नीट लेवल का पढ़ाता हूँ, वो स्कूल लेवल पढ़ाते हैं, तो अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये दैट वाज अगेन वेरी चैलेंजिंग, मतलब ठीक है। मतलब यहाँ पे इवन ये भी होता था, लोग बाकी टीचर्स क्या करते थे, वो बोल देते, वो 1+1 2 टाइप का चीज पढ़ा के भी बोल देते थे बेटा ये JEE एडवांस का, और बच्चे मान लेते थे। यहाँ पे बच्चे को ज्यादा ही सीधे आए उस टाइम पे। अब तो चलो चीजें चेंज हो रही हैं। तो ये सब इट वाज अ माउंटेन, इट सीम्ड टू बी अ माउंटेन टू क्लाइंब, कि यार हम करेंगे क्या यहाँ पे, मतलब। So that first year was extremely चैलेंजिंग। और बाकी टीचर्स क्या करते थे, जो लोकल टीचर, उन लोगों ने फेक रिजल्ट भी बता देने हैं कि हमारा तो बच्चा ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। किसी ने आज तक उनको क्वेश्चन ही नहीं किया कि यार आप इतने सालों से 30 ईयर से पढ़ा रहे हो, फिर भी आपका पढ़ाया हुआ कोई बच्चा पठानकोट में डॉक्टर क्यों नहीं बना हुआ। मतलब 30 ईयर्स इज अ वेरी बिग टाइम यार, 30 ईयर तक। हाँ, अब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कई अच्छी जगहों पे प्लेस होके बड़े बड़े कंपनीज में अब पहुंच गए हैं, है ना। तो उनके भी तो पढ़ाए बच्चे यहाँ, जो उस टाइम पे बच्चे थे, अब यहाँ पे डॉक्टर दिखने चाहिए ना आपको, बट देयर इज नो डॉक्टर जो उनसे बढ़ के यहाँ पे डॉक्टर बना हुआ है। बट उन्होंने झूठ कह देना कि हमने ये किया वो किया, और बच्चों ने भी मान लेना, ठीक है। सो उस चीज को ओवरकम करना वाज वेरी चैलेंजिंग। देन केम ईयर 2023 में थोड़ी बच्चों में, पेरेंट्स में अवेयरनेस आई, जिसका फल हमें आज मिला, Okay. ये जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, ये हम लोगों ने 23 में हमारे पास आए थे, इन लोगों को हमने ग्रूम किया, और आज JEE मेंस में 2025 में इनका रिजल्ट आया। एंड 2023 में भी स्टार्टेड वन मोर थिंग। हमें लग रहा था कि बच्चों के बेस कमजोर हैं, तो 2023 में हमने 9th 10th भी शुरू कर दी। अच्छा। और उसके लिए जो खुद टीचर्स हम लोग ही उतरे, मतलब लाइक मी, माय वाइफ, जो 11th 12th के टीचर्स हैं, हम लोगों ने 9th 10th पढ़ानी शुरू कर दी।
उसका Right. हमको डबल बेनिफिट मिला। एक, बच्चा 11th-12th के लिए हमारे पास पहले ही तैयार हो गया। दूसरा, उनके ओलंपियाड्स में रैंक आनी शुरू हो गई। सो दैट ईयर वाज वेरी एनकरेजिंग फॉर मी। फिर थोड़ी सी एक उम्मीद आई कि हाँ यार, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे भी अवेयरनेस आएगी कि इट्स नॉट टुडे टुमारो। Understood. तो वहां से होप मिली। फिर और 22 में एक चीज और हुई। 22 में व्हेन आई वाज टीचिंग, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी लो टाइम, Face. वेरी टफ फेज ऑफ माय टाइम, तो मुझे एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से ऑफर आई, बट मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अच्छा। ऑब्वियसली वी स्टार्टेड समथिंग, और उन बच्चों को मैं मिडल में छोड़ के तो नहीं कहीं जा सकता, राइट? Right. तो ये सब हुआ, दैट वाज अ जर्नी। बट ठीक है, अब हर साल टचवुड हम देख रहे हैं अवेयरनेस भी बढ़ रही है, बच्चों की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है, और पेरेंट्स का ट्रस्ट भी है, यू नो, दैट मैटर्स अ लॉट। ग्रेट सर, फैबुलस। इनफैक्ट मैं अभी पूरा अभी जब फ्रॉम योर स्टार्टिंग टिल अभी तक जो मैं सुन रहा था, इट लिटरली फील लाइक अ बॉलीवुड मूवी, जहाँ पे एक वो हीरो एकदम शुरू एकदम बड़े घर से होता है, फिर वापस उसका डाउनफॉल आ जाता है, फिर गरीबी, फिर उस टाइप में वापस से वो जो ऊपर आता है, फिर वापस रॉक बॉटम होता है, फिर लास्ट में लेकिन हीरो की विन होती है। आई थिंक प्रोबेबली आज फॉर्चुनेट इनफ भी हो कि टुडे वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन जिस दिन आपके रिजल्ट्स भी दिख गए। तो सर, वेरी ग्रेट जर्नी। इनफैक्ट आपने जैसे बोला, आपने कोटा से आपका 11th-12th का एजुकेशन किया है, फिर बाद में आप बिट्स पिलानी गए, फिर उसके बाद में यू वर्कड इन क्वालकॉम फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, फिर फिटजी आए, फिर फिटजी से फिर एलन गए, फिर एलन से फिर वेदांतु गए, फिर एक डिसीजन लेना कि पठानकोट जैसी जगह पे आना जहाँ पे अवेयरनेस इतनी नहीं है, जहाँ पे प्रोबेबली पेरेंट्स भी, आपने जैसे बोला, बहुत टीचर्स प्रोबेबली कोई अनकन्वेंशनल चीजों को चैलेंज नहीं करते थे। तो ऐसे केस में क्रिएटिंग योर ओन बेस, आपने बोला बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे बैरियर्स आए। नाउ दैट यू लुक बैक सर, अगर लेट्स सपोज आप ये चीज वापस से शुरू करोगे, एक ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है डिसाइड्स द सक्सेस ऑफ अ कोचिंग इन टीयर 2 एरियाज, जहाँ पे कंपेरेटिवली ब्रांड अवेयरनेस या एग्जाम अवेयरनेस इतनी नहीं है पेरेंट्स के बीच? व्हाट इज दैट वन थिंग जिससे प्रोबेबली आप वापस से शुरू करोगे तो ये चैलेंजेस जो थे उनका ड्यूरेशन और कम हो जाए एंड यू कैन गेट सक्सेस मोर इजीली और फास्टर? ऐसी वैसे कोई चीज नहीं है। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि ये जो है, ये जर्नी जो है, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो मेरे कोलीग हैं एलन में या कहीं बाकी सिटीज में, वो मेरे से पूछते हैं कि यार उनके पहले मेरे को कॉल आते थे कि यार तू क्या कर रहा है, ये क्या यहाँ पे अपना ओपन कर रहा है, तेरी अभी मैरिज होने वाली है, यू शुड जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट, और थोड़ा चिल मार, मतलब घूमने फिरने जा, क्या कर रहा है यार तू, मतलब 1-2 साल का ये स्ट्रगल क्यों रहा है तू ये सब, ठीक है? तो पहली बात तो ये, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप अगर कोई भी ये शुरू करेगा, या मेरे को किसी और सिटी में भी दोबारा एक और ब्रांच खोलनी है, दिस इज अ थिंग जिससे हमें गुजरना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड। ठीक है, बट हाँ, अगर मेरे को एक और सिटी में काम करना है तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ से पठानकोट से रिजल्ट प्रोड्यूस करके अपना एक ब्रांड बना के मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ कि देखो मैंने एक ब्रांच अपनी पठानकोट में खोल के आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, और मैं यहाँ से भी बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे वाले, बहुत बढ़िया वाले रिजल्ट्स निकालूंगा। बट अगर आप कहो कि यू आर वर्किंग समवेयर और फिर आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना है, तो ये वाली चीज से तो अनफॉर्चुनेटली उसको गुजरना ही पड़ेगा। तो अब मेरे को वही वाले जो मेरे कोलीग्स हैं जो मेरे को कहते थे कि यार यू शुड कम बैक एंड यहाँ पे इतना अच्छा था सारा कुछ, वो मेरे को कॉल करके कहते हैं कि यार अगर अपना शुरू करना है तो कैसे करना है, और वो पहले तो मेरे को कहते हैं कि यार अच्छा किया तूने, ठीक टाइम पे तूने अपना शुरू कर लिया, तो अगर तू हमारे वाली एज में होता तो शायद तू ना कर पाता, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब मैं टॉप बैच लेता था बाकी सब लोग अराउंड से 10 years they were older too, बड़े थे, राइट? हाँ, बड़े थे। तो अब मैं उनको ये बोलता हूँ यार अगर आपने अपना शुरू करना है ना, आप मान के चलो कि इट इज 1 or 2 years का स्ट्रगल, ठीक है? अंडरस्टूड। और जैसे मार्केट चल रही है, जैसे चीजें चल रही है, उसके अकॉर्डिंग मत चलो, अपना एक अलग यूएसपी क्रिएट करो, उस पर वर्क करो और उस पे परसिस्टेंटली डटे रहो, हार मत मानो। there is a phrase कि truth can be troubled but it cannot be defeated, right?
अगर आप सच्चे हो, आप सिंसियर हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो हो सकता है लोगों को आज ना दिखे, बट कल वो दिखेगा ही दिखेगा। एंड दैट इज ट्रू फॉर आवर जेई जर्नी ऑल्सो, नीट जर्नी ऑल्सो। बच्चों को भी तो हम यही सिखाते हैं कि यार ठीक है, एक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो क्या हो गया, अगले में आएंगे, बट मेहनत तो करो। राइट सेम Right. हमारे लिए भी तो वही ट्रू है कि अगर हम कहें कि यार फर्स्ट ईयर में उतना रेवेन्यू नहीं आया, या उतने बच्चे नहीं आए, या उतनी विजिबिलिटी नहीं हमें मिल पा रही, कोई बात नहीं। आप जो भी काम कर रहे हो उसको बेटर करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास Right. प्रॉपर स्टडी मटेरियल तक नहीं था। मतलब आई यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट शीट्स, ठीक है, कि कहीं से मटेरियल बनाया और उसको शीट की फॉर्म में प्रिंट करवाया और बच्चों को बांटा। राइट ठीक है, मेरे को जो भी मेरी फर्स्ट ईयर की जितनी भी कमियां थी, चाहे मेरे को किसी पेरेंट ने बोली हो, या बच्चे ने बोली हो, या उन्होंने नहीं भी बोली हो, मतलब एक अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर करना चाहिए, हर एक बंदे को करना चाहिए। मैं कहता हूँ बीट टीचर बीट स्टूडेंट, कि अपनी गलतियों को हाइड मत करो, उसको रियलाइज करो, उस पर वर्क करो, और आप Right. अच्छा करोगे। सो दैट इज वन थिंग। मतलब जब आप एकदम से कोई नई चीज में आते हो, बड़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, पर उनको धीरे 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 करके यू हैव टू ओवरकम देम। नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ आई बॉट स्टडी मटेरियल फ्रॉम अ कंपनी इन बैंगलोर। मुझे वो Okay. स्टडी मटेरियल अच्छा ही नहीं लगा। मतलब बच्चों को बड़ा Okay. अच्छा लगा कि हाँ सर ने मटेरियल बांटा है, पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगा। थर्ड ईयर में मैंने अपना स्टडी मटेरियल बना दिया। ओके ठीक है, सो दैट्स द थिंग, अपना स्टडी मटेरियल बनाया और उसमें जो मर्जी मैं करूं, कल को कोई गलती होती है आई कैन रेक्टिफाई। और जो अब मेरा ईयर है, इसमें तो मैंने सभी सब्जेक्ट्स का मटेरियल बना दिया, बीट मैथ्स बीट फिजिक्स। और मैंने जब आपको बोला था कि वी कोलैबोरेटेड विद लोकल टीचर्स, वो शुरू में था। नाउ वी हैव Okay. आवर फुल फ्लेजेड टीम। ओके मेरे जो फिजिक्स के सर हैं वो रेजोनेंस के हैं, यू नो, रेजोनेंस में ही हैज टॉट। और जो मेरे मैथ्स के सर हैं वो फिटजी के हैं। तो इम्प्रूवमेंट करना ही चाहिए। मतलब दैट्स द की टू सक्सेस, मैं तो ये बोलूंगा। ग्रेट जर्नी सर। इनफैक्ट आप एक टाइम पे जब फिडजी पे काम कर रहे थे, नाउ यू आर रिक्रूटिंग टीचर्स फ्रॉम द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेट सर। आपने एक पॉइंट बहुत स्पेसिफिक मेंशन किया, जहाँ पे जो मेंशन की जब आप खुद आपकी इंस्टीट्यूट खोल रहे थे, दैट वाज अ वेरी ट्रबलिंग फेस इन द सेंस कि आपकी मैरिज भी हो रही थी, और जब आपने इतनी दुनिया देखी, आपने बैंगलोर में काम किया है, दिल्ली में काम किया है, कमिंग बैक टू पठानकोट जहाँ पे खुद का शुरू करना, एंड बीइंग नॉट जस्ट अ टीचर, इधर आप ओनर भी हो, तो आपको ये भी देखना है कि मेरा टेस्ट सीरीज का मटेरियल नहीं बना, ये भी देखना है कि ऑफिस बॉय क्यों नहीं आया, और ये भी देखना है रिक्रूटमेंट कैसे करना है। ऐसे केस में सर, डू यू थिंक आप किसी को रिकमेंड करोगे कोचिंग ओनर बनना, कंसीडरिंग यू मेंशन इट सो डिफिकल्ट? दैट डिपेंड्स। मतलब अब कोचिंग ओनर के, अगर आपने कोई भी स्टार्टअप खोलना है तो उसके लिए देखो मेहनत और ये चैलेंजेस तो होंगे ही होंगे। मतलब दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, है ना। राइट तो दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि पर्सन कैसा है। अगर उसको लगता है कि यार ठीक है 9 to 5 वाली जॉब बेस्ट है, और इसमें मेरे को कभी भी छुट्टी लेके मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, चिल भी कर सकता हूँ, वो एक टाइप का पर्सन है। और एक दूसरे टाइप का पर्सन है कि नहीं, जुनून है कि मेरे को यहाँ से रिजल्ट निकालने हैं, मेरे को अपना ब्रांड बनाना ही बनाना है। सो दैट्स टाइप 2 पर्सन। उसको फिर चाहे वो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ो, कोई भी अगर उसको अपना स्टार्टअप खोलना है, कोई भी वर्क कर, तो शुरू में तो चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे। राइट सो But अगर आप- शॉर्टकट टू सक्सेस। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। बट आप मेरे से ये पूछो कि इज इट वर्थ इट, तो आई विल से यस, इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। क्योंकि देखो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को अभी हम थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। यू Right. नेम एनी जॉब, इंजीनियरिंग की, आई एम नॉट सेइंग अबाउट अ डॉक्टर, इंजीनियरिंग की कोई भी जॉब हो, कभी भी रिसेशन किसी भी चीज का आ सकता है, राइट। राइट देयर इज नो कंट्रोल। तो ये भी तो एक चीज हो गई हुई है ना। जैसे मतलब हम लोग सुनते हैं कि एआई जो है वो जॉब छीन रहा राइट है ना। बट अगेन वो सबकी जॉब तो नहीं छीन सकता। अगेन इट इज ऑलवेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। राइट तो जॉब में भी वही लोग टिक पाते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें। अंडरस्टूड। जो खुद को इवॉल्व कर सकते हैं, जो जो खुद को चेंज evolve- को बेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंडरस्टूड सर।
सर आपने और एक पॉइंट ये मेंशन किया कि व्हेन यू वर स्टार्टिंग आपकी उस टाइम शादी हो रही थी एंड यू मेंशन कि एज ए पर्सन यू देखोगे इट्स वेरी ट्रबलिंग टाइम कि आपकी शादी हो रही है, आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, नॉट अ बैचलर एनीमोर, एंड यू मेंशन कि योर वाइफ इज अ डेंटिस्ट, राइट? सो Yeah. इस केस में यू मेंशन ऑफ द पॉइंट कि योर इन-लॉज, योर वाइफ एंड योर फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव। कि लाइफ में व्हाइल यू वर स्टार्टिंग अप कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली रह चुकी है फॉर यू? मतलब सबसे बड़ा तो वही पॉइंट है, अगर मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करती तो मैं तो फिर कहीं और ही जॉब देख के वहीं पे ज्वाइन कर लेता। अगर मेरे को अपने सभी फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट मेरे को नहीं मिलता तो मैं कहाँ से ये ब्रांड बिल्डअप कर पाता? आज जो 2 बच्चों के रिजल्ट आए हैं वो कहाँ से आ पाते? कभी भी नहीं हो पाता। तो फैमिली प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एनी सक्सेस, आई वुड से। ठीक है, चाहे आपने जॉब क्विट करके अपना शुरू करना हो या वाइस वर्सा, आपको Understood. फैमिली को तो साथ में लेके चलना ही पड़ेगा ना। मतलब नहीं तो Right. वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, और जब वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगी तो आप अपने काम पे कैसे फोकस कर पाओगे? राइट। सो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मतलब आपको अपनी फैमिली से पहले स्टेबल होना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन वर्क। अभी ये सारी चीजें जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ उनको इतनी चीजें समझ में ऐसे नहीं आती, बट थैंक्स टू यू, थैंक्स फॉर दिस प्लेटफॉर्म, वो भी रियलाइज करेंगे कि हाँ यार, मतलब इट इज अ बिग स्टेप। राइट। सो हाँ, जितनी लेट्स सपोज जितना आपकी बिल्डिंग का बेस स्ट्रॉन्ग है उतनी बड़ी बिल्डिंग बन सकती है। लेट्स सपोज अगर आपके बिल्डिंग का बेस लाइक योर फैमिली इंटरनली अगर आपको वो यूनिटी या वो ट्रस्ट नहीं है, देन ऑटोमेटिकली बिल्डिंग इज बाउंड टू फॉल। ग्रेट Yeah, yeah. ग्रेट आंसर सर। सर और एक चीज आपने मेंशन की कि अवेयरनेस, सो दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ओके हु आर प्लानिंग कि अभी हम 11th 12th में हैं या हम हाई स्कूल में अभी हमें बाहर पढ़ने जाना है, या कोई बोल रहे हैं हमें इधर ही पढ़ना। सो सर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स सबके लिए, आपने बिट्स में पढ़ाई की है, आप कोटा रहे हो स्टार्टिंग के 2 साल, फिर आप बैंगलोर जैसी जगह पे क्वालकॉम में काम कर चुके हो, देन यू आल्सो टॉट इन दिल्ली, चंडीगढ़। लाइफ में ग्रो करने के लिए अवेयरनेस और दुनिया देखना कितना इंपॉर्टेंट रहता है? डू यू थिंक ये चीज बहुत फैक्टर करती है इन योर पर्सनल ग्रोथ, इन योर पर्सनल डेवलपमेंट? इफ यस, वुड यू सजेस्ट दैट यू शुड गो आउट, 2 साल घर के बाहर रहो, कंफर्ट जोन के बाहर रहो और चीजें सीखो, फॉर ऑल द यंगस्टर्स आर वाचिंग दिस? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने मेरे को बोला। इसमें भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा। जब मैं क्वालकॉम में था ना, तो मेरे जो मदर हैं, लाइक उनको मैंने थोड़ा बता के रखा था कि यार मैं ना टीचिंग में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को द फर्स्ट थिंग शी टोल्ड मी कि यार एक काम करते हैं, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पठानकोट में ना, हम उनसे बात करके आते हैं, तो उनको ज्वाइन कर ले, तू घर पे भी रहेगा, बढ़िया है। मतलब पेरेंट्स का तो ये होता ही है ना कि यार बच्चा पास ही रहे। राइट। तो हाँ, तो उनका ये टेक था। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरा टेक कुछ और था। मतलब Okay. अगर मैं मान लो कि क्वालकॉम से डायरेक्ट पठानकोट आ जाता, पठानकोट का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता, सो आई डोंट थिंक मेरा कंटेंट इतना जबरदस्त होता जो आज है। राइट। ठीक है। दूसरा, अब कंटेंट कैसे अच्छा होता है, उसमें भी 2 चीजें आ जाती हैं कि आपका पीयर ग्रुप कैसा है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मेरा जो पीयर ग्रुप है वो उतना अच्छा ना होता जितना फिटजी या एलन या वेदांतु में था, फर्स्टली। दूसरा, अब जो बच्चे इन ऑर्गेनाइजेशन से मेरे को मिले हैं, बी इट फिटजी, बी इट एलन, बी इट वेदांतु, वो लोग पहले से इतने ज्यादा ट्रेंड हैं, उनके बेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं बात चलो वेदांतु की ही 2 मिनट के लिए करता हूँ, आई यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ, अच्छा। और उनका जो 10th तक का बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अब मेरे को चीजें पता चलती हैं कि जब मैं बिट्स में पढ़ता था या जो मेरे दोस्त आईआईटी में पढ़ते थे, ऐसा क्यों होता है? साउथ के बच्चे ज्यादा होते हैं, राइट। नॉर्थ के तो बहुत थोड़े से बच्चे होते हैं इंस्टीट्यूट में। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका बेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें भी तो इन इंस्टीट्यूट में पढ़ा के ही पता चला ना कि क्या क्या चीजें 9-10 तक हो जानी चाहिए कवर, हमें कहाँ से शुरू करना है और हमें कहाँ पे खत्म करना है। अगर मैं उस टाइम पे इधर आ जाता तो मेरा कंटेंट उतना कभी भी ना बन पाता। जो चीजें मेरी टिप्स पे आई वो इसीलिए आई क्योंकि मेरे को एक बहुत अच्छा पीयर ग्रुप मिला टीचर्स का भी, और बहुत अच्छे बच्चे मिले। ठीक है, मतलब पठानकोट के बच्चों को मैं ये बोलूंगा कि जैसे दे आर लाइक रॉ टैलेंट, दे हैव टैलेंट। मैं ये नहीं कह रहा पठानकोट के बच्चों में बहुत टैलेंट है,
बट द थिंग इज उनको स्ट्रीमलाइन करना, उनके टैलेंट को यूज करना, वो एक टीचर पे डिपेंड करता है। और अगर टीचर खुद ही बाहर से सीख के नहीं आया होगा तो उस टैलेंट को वो कैसे यूज करेगा। सो मेरे अकॉर्डिंग बाहर का एक्सपोजर इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। अंडरस्टूड। टीचर आपने मेंशन किया कि सर प्रोबेबली अगर आप फिटजी या एलन या वेदांतु जैसे जगह पे इफ यू वुडंट हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, प्रोबेबली आज आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यू सिंगल हैंडेडली आपके एक इंस्टीट्यूट खोलने में। एज ए टीचर आपने बात किया सर, एज अ पर्सन हाउ डू यू थिंक 10 साल 5 साल 7 साल बाहर रहने से एज अ पर्सन यू इमर्ज्ड एज अ बेटर इंडिविजुअल? सबसे पहले तो देखो, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो फैक्टर है, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है कि जब आप जब आप टीचर हो, ऑब्वियसली आप पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करोगे, तो वो तो पेरेंट्स जो आपको फीडबैक देंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक रीजन में पढ़ाना मतलब वो उस एक रीजन की प्रॉब्लम्स बस, राइट। जब एक रीजन का टीचर उठ के दूसरी जगह जाता है तो उसको एक और प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक लैंग्वेज प्रॉब्लम ये। बट हमें पूरा अपने आप को इस टाइप से करना पड़ता है। अगर मैं वेदांतु की बात करूं तो एक ही बैच में लेट्स से 1000 स्टूडेंट्स बैठे होते थे, ठीक है। अब उन 1000 के 1000 को पूरी तरह अच्छे से पढ़ाना, फिर वहां पे रेटिंग का सिस्टम भी होता था, वहां से रेटिंग लेके आना 5 में से 4.9 एंड ऑल दैट स्टफ, वो करने में जो स्किल डेवलप एक टीचर का होता है ना, वो उसको थ्रू आउट लाइफ उसके साथ रहता है हमेशा। अंडरस्टूड। जितनी जगहों पे आप पढ़ाओगे उतनी जगह के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे, और वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम जो सॉल्व आप करोगे वो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो अभी फिजिक्स के प्रेजेंटिव टीचर हैं, ही इज फ्रॉम बिहार, ओके, ठीक है। तो और मैं जिन टीचर से कोटा में पढ़ा हूँ, लेजेंडरी फिजिक्स टीचर, ही वाज आल्सो फ्रॉम बिहार ओनली, ठीक है। अगर मैं अपने रीजन की बात करूं तो बहुत ज्यादा पंजाबी टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। अब लेट्स से कि माय टीचर इज गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम, ठीक है, बी इट लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब ये लैंग्वेज प्रॉब्लम मेरे को भी किसी ना किसी रीजन में आई होगी और मैंने भी उस चीज को ओवरकम किया होगा। तो कैसे ओवरकम करना है वो तो अपना एक्सपीरियंस ही बताएगा ना। तो मैंने कुछ चीजें अपने टीचर के साथ शेयर की, उन्होंने मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो ये सब चीजें हो जाती हैं फिर। सो एक्सपीरियंस तो देखो, एक अगर आपको किसी को भी अगर अपना काम शुरू करना है तो एक बार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस तो लेना ही चाहिए, क्योंकि वो आपको ये भी बताता है कि ऑर्गेनाइज कैसे चलना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने एलन में या कहीं भी जॉब नहीं की होती, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने घंटे की क्लास लेनी है। Right. हो सकता मैं 1 आवर की क्लास लूं, इट इज टू लेस टू कंप्लीट द सिलेबस। हो सकता है मैं 2 आवर्स की क्लास एक रख दूं, विच इज टू मच कि बच्चा ही ना टॉलरेट कर पाए। तो Right. ये जो चीजें होती हैं ये, और करिकुलम किस ऑर्डर में पढ़ाना है, ठीक है। हम लोग जिस ऑर्डर में एनसीईआरटी में दिया होता है उस ऑर्डर में नहीं पढ़ा सकते, Right. हमें हमेशा चेंज करना पड़ता है, एंड वी शुड बी वेरी ओपन टू इट। हो सकता है किसी बैच में कुछ और तरह से पढ़ाना हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, मेरे को टॉप बैचेस मिले थे, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ टॉप बैचेस मिले थे, मेरे को नॉर्मल बैचेस भी मिले थे, दोनों तरह के मिले थे। तो उससे क्या है कि तो बेसिक टीचिंग जो है वो बहुत पॉलिश हो जाती है। अब आज मैं एक सिंगल बैच में बहुत मेरिटोरियस बच्चा भी पढ़ा सकता हूँ, एट द सेम टाइम एक एवरेज बच्चा भी मैं सेम बैच में दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ा सकता हूँ, राइट। तो ये जो ऐसी चीजें, ऐसे स्किल्स हैं, ये तभी आते हैं व्हेन यू हैव वर्कड एट अ बिगर लेवल। तो ये चीज है यहाँ। गॉट इट। सर, एक टीचर का, आपने जैसे कि बोला आपके बहुत कोटा है जब आप सीख रहे थे, आई एम श्योर आप जब डिच में भी थे तब ऐसे 2-3 ऐसे टीचर्स रह गए जो आपके लाइफ में ड्यूरिंग दैट फेज बहुत बड़ा प्रभाव या बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस के रह गए। एक टीचर का just एक academics is not just limited to the number of students he teaches, it is at a very big horizon, सोसाइटी लेवल पे और एक अंडर प्रिविलेज लोगों के लेवल पे भी रहता है। सो फर्स्टली आई वांट टू अंडरस्टैंड एक टीचर का सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एंड दूसरी चीज फ्रॉम यू ऑल्सो आई वांट टू अंडरस्टैंड एज अ वेदर लोकल एज अ टीचर,
अपनी सोसाइटी के लिए what role do you think at your individual level and individual capacity of played being a teacher? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपने मेरे को पूछा अपने कोटा के टीचर्स की, तो मेरे को बड़ी मतलब एकदम से याद आ गया उनका। तो आई वाज ग्रूम्ड बाय अ टीचर, उनका नाम है शिशिर मित्तल सर। ठीक है, Okay. ही इज बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे Okay. एंड वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। मतलब उनको लोग कहते थे कि एशिया के बेस्ट टीचर रहे, और वो ट्रू है। अच्छा। ठीक है, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले तो ये मैं अपने टीचर्स को ये कहता हूँ कि आज मैं जहाँ पे स्टैंड करता हूँ, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। अगर मेरे को वो लोग नहीं मिले होते ना, तो एक तो मैं बिट्स में ना पहुंच पाता। मैं तो ब्लंट ये बोल रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल सच है, दिस इज ट्रूथ। एक तो मैं बिट्स पे ना पहुंच पाता, और दूसरा मेरा सब्जेक्ट जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑल क्रेडिट गोज टू देम। Understood. और जो एलन में मेरे मेंटोर थे जिन्होंने मेरे को रिक्रूट किया था, दूसरा क्रेडिट मैं उनको दूंगा। इस नेम इज मिस्टर पुष्कर राय सर। ठीक है, उनसे भी मैं पढ़ा हूँ कोटा में। इन दोनों इंडिविजुअल्स का मेरे करियर पे बहुत बड़ा रोल है, आई वुड से। ठीक है, और रही बात सोसाइटी की, तो सोसाइटी के लिए अब जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे कुछ डोनेट कर दिया, दैट इज द थिंग। मेरे अकॉर्डिंग नॉलेज भी एक सबसे बड़ा दान है। तो अब जितने भी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव सिंस 2 years, जितना भी हो सके। ठीक है, हम लोग करते हैं फाइनेंशियली उनको सपोर्ट। Okay. लाइक लास्ट ईयर 2-3 स्टूडेंट्स वी हैव मतलब हम लोगों ने उनको 0 फीस पे पढ़ाया। Wow. या सो वी आर डूइंग दिस ईयर ऑल्सो, एवरी ईयर वी आर डूइंग। और अगर कोई कहता, अब होता क्या है कि कईयों को 0 फीस पे पढ़ाया, कई इस पे कहते हैं कि नहीं सर 0 फीस पे नहीं हमने पढ़वाना हम बच्चा, तो फिर हम उनको कहते हैं कि आप अपनी तरफ से जो पे कर सकते हो आप कर दो। क्योंकि कईयों को ये होता है ना कि गुरु दक्षिणा कुछ तो देनी चाहिए, फिर उनको नहीं तो उसका फल नहीं मिलता। कुछ लोग ये भी सोचते हैं। ठीक है, एंड वी हैव गैदर्ड जैसे एक अमाउंट हमने फिक्स कर ली हुई है कि हर Okay. साल हमने इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप जस्ट फॉर दोज पीपल जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो बांटनी ही बांटनी है। Got it. हाँ, So, sir, Yeah. सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं ये कहूंगा कि उस चीज का अगर मैंने 3 स्टूडेंट्स बिना फीस के पढ़ाए हैं ना, तो मेरे को 300 का प्रॉफिट भी मिला उससे। ठीक है, हो सकता है ये जो आज रिजल्ट्स आए हैं उन्हीं की वजह से आए हूँ, है ना। हो सकता है मैं तो एक जरिया हूँ बस इन रिजल्ट्स का, एक्चुअल में हो सकता है वही रिस्पॉन्सिबल हो इन रिजल्ट्स के। Got it. सर, एक अभी जब आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि आप 2-3 ऐसे बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल है, जो अंडर प्रिविलेज है, कुछ भी रीजंस की वजह से आप उनको 0 फीस पे पढ़ाते हो, वॉलंटरली वो कुछ देना चाहते हैं तो देखिए बेटा। सर, क्वेश्चन ये आता है, वन थिंग दैट वेरी स्ट्राइक्स टू मी, मैंने भी अभी 2-3 साल पहले ही अपनी कोचिंग शुरू की है, एंड ऑल्सो राइट नाउ मूव टू अ न्यू प्रीमाइसेस। आई एम श्योर उसका भी एक एक्सपेंस रहता है। ये आपकी फिलॉसफी या ये थॉट कैसे आया सर कि ये स्टेज पे जहाँ पे यू शुड एक्चुअली बी, मतलब आप एक नए प्रीमाइस में मूव कर रहे हो, टीचर्स रिक्रूट कर रहे हो, तो आइडियली आपका फोकस प्रॉफिट पे होना चाहिए, बट व्हाई स्पेसिफिकली आप ये स्टेज पे ऐसी चीज कर रहे हो? आई मीन यू कैन अर्न लैक्स फ्रॉम देम एज वेल। ये कैसे फिलॉसफी, ये कैसे थॉट प्रोसेस में आया सर दैट यू वांट टू डू दिस एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर एज वेल? हाँ, बिल्कुल आपने जो बात की है वो बिल्कुल वैसी है कि जो चल रही है दिमाग में, कि हाँ मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी एक इंसान है जो अपना नया बिजनेस शुरू करता है, इतना स्ट्रगल होता है, इतना इन्वेस्टमेंट, तो वो जिगरा कहाँ से आता है ये सब करने का? तो ठीक है जिगरा, मतलब वही है। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग काफी चीजें, सारी चीजें भगवान पे छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना काम अच्छे से करो। अब बट मैं ये नहीं कर सकता ना कि यार सिंस यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू पे यू, आई विल डिनाई यू एजुकेशन। ओके, है ना, कुछ ना कुछ तो हमारा भी मॉरल ग्राउंड है ना, हमारे भी मॉरली अच्छा नहीं लगता ना कि हम एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे जो है उनको छोड़ दे बिल्कुल ही, फिर ठीक नहीं लगता। दूसरा, ये जो बच्चे हैं, ये मेरे जो यहाँ पे पठानकोट में जो जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ, इनमें से कुछ बच्चे मेरे को उनके थ्रू आए थे। सो मैम ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि बच्चे आपको ये पढ़ाना है,
तो मैंने उनको कहा था मैम पढ़ा देंगे, कोई चक्कर नहीं है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है, तो आज नहीं तो कल और ग्रो कर लेंगे, इसमें क्या है। बट यस, अगर बिल्कुल बिजनेस माइंडेड हो गया, हम एक बिजनेस को चलाते हैं तो उसमें फिर मजा नहीं है ना। कोई बात नहीं, खर्चे आज नहीं पूरे होंगे, अगले साल हो जाएंगे। You know, there should be something to give to the society as well. अंडरस्टूड सर। एक क्वेश्चन ये आ रहा है, दो इट इज नॉट रिलेटेड टू टीचिंग, बट आपने बिट्स में पढ़ाई की है, व्हाट मेक्स बिट्स स्पेशल सर? मतलब आज हम देखते हैं जो भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स या कोई भी कंपनी में देखें, टॉप मैनेजमेंट में बिट्स का कोई ना कोई एलुमनाई रहता ही है। इनफैक्ट इंडिया में इतने सारे यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, almost all unicorns have been associated with bits in some manner or what makes bits special sir? क्या है ऐसा bits के बारे में, that ecosystem कि innovation की बातें होती है उधर, not just placements? क्योंकि वहां पे ना आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, मतलब वहां पे आई थिंक आज भी ये रूल होगा, वहां पे 0% अटेंडेंस से भी काम चलता है। ओके, ठीक है, तो वो लोग कभी हमें फोर्स नहीं करते कि यू हैव टू कम टू द लेक्चर्स, और फिर आपको मतलब लेक्चर में बैठ के ही पढ़ाई कर रही है। तो जब आप पे ये रिस्ट्रिक्शन हट जाती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टिल 12th तो ये रिस्ट्रिक्शन होनी ही चाहिए, बट उसके बाद क्या होता है ना, वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज जो होते हैं, मतलब अगर बच्चा स्टूडेंट लेक्चर नहीं जा रहा और वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के कुछ चीजें डिस्कस कर रहा है, यू नो, वहां से इतने आइडियाज आते हैं, इतनी इनोवेशन आती है। That's why I think this is the plus point of it. और जो और इतनी सारी जगह का क्राउड आके एकदम यू नो आइडियाज का जो एक्सचेंज है, that is so awesome I will say. और आप भी तो देखो, आप अपने बारे में बताओ कि आप भी तो अभी you are still studying in the college, और आपने इतना बढ़िया आपने अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है, hats off to you as well. Just saying a bit sir, thank you so much. And teachers like you, honestly, मैं first time जब आपसे पढ़ने गया, that is teachers like you and supportive clients like you कि आज हम probably इतना confidence रख पाते कि we can do this. So one more question comes over here. So I want to talk a little on the BTech Webber side. Okay? तो आपने बोला कि वो टाइम पे आइडियाज आता है, और वो टाइम ऐसे एनर्जी या एकदम ऐसे वो जो जिगरा रहता है कि यार ये भी कर लेते वो भी कर लेते, वो टाइम पे आपके कभी दिमाग में आया कि यार ये स्टार्टअप करते हैं, ये बिजनेस आइडिया करते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर ये कुछ करते हैं ड्यूरिंग योर बीटेक? हम लोग तो खैर काफी मतलब ऑन द लाइटर साइड, हम लोग के दिमाग में तो अलग ही लेवल के चीजें चलती रहती थी। आई पास्ड आउट फ्रॉम बिट्स का गोवा कैंपस, ठीक है, तो हमारे दिमाग में तो अलग ही आइडियाज आते थे कि चलो यार 4 लोग मिलके एक रिजॉर्ट ले लेंगे, यू नो, तो अपनी जॉब भी साथ साथ करते रहेंगे और जितना पैसा मिलेगा उससे रिजॉर्ट बना लेंगे। तो वी यूज्ड टू थिंक दैट वे, यू नो, तब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का बूम नहीं था, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो हम लोग ऐसे चीजों के बारे में सोचते होते थे। हाँ, वी थॉट अबाउट अ कोचिंग आल्सो कि चल यार भाई तू मैथ्स पढ़ा लेना, मैं केमिस्ट्री पढ़ा लूंगा, तो अपना एक शुरू करेंगे, बट वो कभी मटेरियलाइज फिर हो नहीं पाया, यू नो, मतलब ये सब चीजें चलती तो रहती थी। कि बीटेक इज अ वेरी जेनरिक डिग्री, बीटेक करने के बाद पता चलता लाइफ में क्या करना है। और अगर बिट्स की बात करूं तो बिट्स में तो इतना एक्सपोजर मिलता है ना सारी चीजों का, लाइक मेरी डिग्री इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की है, बट हम लोगों ने सिविल, मैकेनिकल, केमिकल और इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऐसी सारी चीजें की हुई है, मतलब अंडरस्टूड। इट्स अ वेरी जेनरिक डिग्री। वो करने के बाद पता चलता है क्या करना है लाइफ में। मतलब मेरे को कल भी मैं उस टॉपर से बात कर रहा था जिसके 98 परसेंटाइल आई है, तो वो कह रहा था कि सर क्या करना चाहिए। मैंने कहा तो तू बस तैयारी कर, यू नेवर नो कि मतलब बच्चे आजकल ऐसे कहते हैं ना कि नहीं हमें सीएसई करनी है। मैंने कहा हाँ, आपने डिसाइड कर लिया, और कैसे डिसाइड कर लिया कि मुझे सीएसई ही करनी है? एक बच्चा मेरे को कहता है कि मेरे को वीडियो गेम खेलने का बड़ा शौक है तो मैं बनाऊंगा, तो मैं उसको बोलता हूँ कि नॉट अ वेरी इजी थिंग टू यू नो डू दैट कोडिंग ऑफ गेम एंड ऑल दैट, राइट। तो हमें लाइफ में इतनी प्री प्लानिंग मेरे ख्याल से करनी नहीं चाहिए। इसलिए मेरे को नीट वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है फंडा। उसमें क्या होता है कि यू गो टू एमबीबीएस, वो आपको सारी चीजों का एक्सपोजर देते हैं, देन यू डिसाइड ड्यूरिंग योर मास्टर्स कि आपको किस में जाना है। ओके। हाँ, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ इसलिए चूज की थी क्योंकि मैं 2009 में कॉलेज गया था,
क्योंकि 2008 में रिसेशन आया था तो सीएसई अच्छा। की कट ऑफ जो है वो थोड़ी गिर गई थी और थोड़ा ट्रेंड कम हो गया था, तो मेरे को किसी ने बोला कि गो विद इलेक्ट्रॉनिक्स, वी वेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं तो बस यही कहूंगा सभी बच्चों को जो अभी ये जेई एस्पिरेंट्स है कि अभी सिर्फ अपने जेई की तरफ ध्यान दो और एग्जाम्स की तरफ ध्यान दो। वीआईटी का भी एग्जाम जो है, बिटसेट का भी है, मणिपाल का भी है, सभी एग्जाम्स की तरफ ध्यान दो, सिलेबस पे ध्यान दो। ये मत अभी सोचो कि मेरे को कौन सी इंजीनियरिंग करनी है। राइट, अंडरस्टूड। सो पॉइंट बहुत सही है सर। आई फील एट द एंड ऑफ द डे कॉलेज का एक्सपोजर और मैटर करता है rather than कि कौन सी स्ट्रीम करनी है। लाइक प्रॉब्लली हाँ। अगर आप सोचते या मैं सोचता कि बस सीएसई करना है तो आई थिंक प्रॉब्लली फिर बिट्स या कोई दूसरी कॉलेज में रहते। बट आई थिंक ओवरऑल द एक्सपोजर ऑफ कॉलेज मैटर्स मोर देन योर डिग्री, क्योंकि एज यू राइटली मेंशन किया कि बीटेक के बाद पता चलता कि एक्चुअली करना क्या है। करना क्या, हाँ। राइट राइट राइट, अंडरस्टूड। सो सर और एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना है। सो यू हैव आल्सो सी द टीचर साइड एंड नाउ यू आर आल्सो द ओनर। ऐसे अभी क्या 3 पेन पॉइंट्स है जो आपको लग रहा है इट्स अ बिग थिंग? सो मेनी टेक co-founders who are building their own startup, they also watch this podcast. तो ऐसे कौन से 3 पेन पॉइंट्स है जो आपको लगता है अभी अनएड्रेस रह रहे हैं, या करंट जो भी सॉल्यूशंस है उसमें there's not a good solution being provided for this, बट प्रोबेबली ये चीज पे अगर कोई काम करता है सो पॉसिबली इट कुड बी अ गुड वैल्यू एडिशन फॉर कोचिंग ओनर्स एंड कोचिंग टीचर्स? देखो, सबसे पहला पेन पॉइंट तो मेरे को ये लगता है कि अब जैसे बिग सिटीज में, मेट्रो सिटीज में तो क्या होता है कि बच्चे ने कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है। ओके, ठीक है। बट टीयर 2 सिटीज में क्या होता है, पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, बच्चा लिटरली खुद ही पहुंच जाता है कि मेरे को एडमिशन दे दो। तो अब तो चलो ये कम हो गया, व्हेन आई स्टार्टेड तो यही था कि हाँ सर मतलब मेरे को कल से ज्वाइन करना है तो मैं कल से आ जाऊं। आई यूज्ड टू थिंक यार ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब व्हेन आई वाज इन फिटजी और एलन तो पहले पेरेंट्स आते थे, वो सारा देखते थे कि हाँ क्या इंफ्रा है, कैसा टीचर है, कहाँ से पढ़ के आया हुआ, कैसे पढ़ाता है, क्या उसके रिजल्ट है, फिर बच्चा जाता था। राइट। बट टीयर 2 सिटीज में क्या है कि बच्चा खुद ही पहुंच जाता है। अब देखो, आप बच्चे के ऊपर नहीं छोड़ सकते सारा कुछ, बच्चे तो बच्चे होते हैं यार, तभी हम उसको बच्चे कहते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर देम। राइट। ठीक है, तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट किसी तरह होना चाहिए, पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए सबसे पहले कि बच्चा, और पेरेंट्स को खुद विजिट करना चाहिए, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए तो सबसे पहले पेरेंट्स को अवेयरनेस दे एंड देन वो चीज स्टूडेंट शुरू करे। कुछ ऐसा होना चाहिए फॉर दैट। मतलब आई एम ऑल्सो प्लानिंग समथिंग कि यार कुछ ना कुछ सेमिनार लें हम लोग, जहाँ पे पेरेंट्स आए, उनके बच्चों, उनको पहले बताएं कि जेईई क्या होता है, नीट क्या होता है, इसका स्कोप क्या है। सबसे पहले पेरेंट डिसाइड करे कि बच्चा मेरा कहाँ जाएगा। वेरी वैलिड, है ना, क्योंकि होता क्या है कि मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि मेरे फ्रेंड्स ये करेंगे तो मैं भी यही करूंगा, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पढ़ेंगे तो मैं भी यही पढ़ूंगा। इस चीज, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड आई एम श्योर कि टीयर 2 में तो एवरीवन इज फेसिंग दिस। ठीक है। दूसरा जो पेन पॉइंट है वो है स्मार्टफोन। ओके। अब मेरे अकॉर्डिंग बच्चे को स्मार्टफोन नहीं देना चाहिए। ठीक है, जितनी देर तक वो 12th पास नहीं कर लेता, समथिंग शुड बी डन, क्योंकि अगेन स्मार्टफोन के बेनिफिट्स भी हैं बट लॉस भी है उसका। अगर तो बच्चा इतना ज्यादा मोटिवेटेड है और वो इतना ज्यादा मोटिवेटेड भी है और इतना ज्यादा चैनलाइज्ड है कि हाँ मेरे को सिर्फ काम की चीजें ही करनी है, फिर तो चलो ठीक है, जो कि होता नहीं। ठीक है, अब ऑनलाइन एजुकेशन क्यों इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, मतलब मेरे को क्यों वेदांतु छोड़ना पड़ा है या कुछ भी ऐसी चीजें, वो यही है कि बच्चा ऐप पे चलाता तो शुरू में वेदांतु ही है, धीरे धीरे वो स्मार्टफोन की गेम्स में आ जाता है। राइट। ठीक है, ऑफलाइन क्यों हिट है? ऑफलाइन इसलिए हिट है बिकॉज समवन इज वाचिंग, समवन इज कंट्रोलिंग देयर डिसिप्लिन। ठीक है, तो किसी तरह कुछ ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए कि बच्चों का ये स्मार्टफोन बंद होना चाहिए। उसके बाद बच्चा 12th के बाद इंजीनियरिंग कर रहा है या मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, फिर जो मर्जी हो, क्योंकि तब बच्चा मैच्योर्ड है, उसको समझ है। टिल 12th समझ नहीं है। तो ये 2 पेन एरिया तो ये हो गए, स्मार्टफोन एंड अवेयरनेस। थर्ड अगेन आई वुड से कि
पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोलूंगा कि एक कंपैरिजन नहीं होना चाहिए बच्चे का बच्चे के साथ कि यार शर्मा जी के बच्चे का रैंक 1 आया तो तेरा 1 क्यों नहीं आया, मतलब मतलब वी शुड हैव एन इकोसिस्टम जहां पे अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसको अप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए, भले ही उसका रिजल्ट आज नहीं आ रहा कल तो आएगा ना। राइट। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो गिव अप कर जाते हैं अपने बच्चों के लिए। अच्छा। हाँ, एटलीस्ट दे शुड गिव टाइम टू देयर स्टूडेंट्स कि हाँ यार, हाँ अगर वो नहीं पढ़ रहा और वो बिल्कुल वो दोस्तों के साथ घूमना फिर रहा है, स्मार्टफोन चला रहा है, देन तो ठीक है, बट देन ऑल्सो यू शुड काउंसिल। तो देयर शुड बी अ काउंसलिंग थिंग फॉर द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, जो सो दैट वो जो गैप है दोनों के बीच में वो ब्रिज हो, यू नो। अंडरस्टूड। ऐसा नहीं है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ टीचर ने पढ़ा दिया और बच्चे ने पढ़ लिया। सो दिस इज अ टीम एफर्ट, और उस टीम में बच्चा, पेरेंट और टीचर तीनों आते हैं। राइट। ग्रेट पर्सपेक्टिव सर। मतलब एज यू मेंशन कि एक गलत लोगों का हाइपोथेसिस ये रहता है कि नहीं बस बच्चा और टीचर का इन्वॉल्वमेंट है जेई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, बट आई थिंक इक्वल इन्वॉल्वमेंट, इक्वल सपोर्ट पेरेंट्स के साइड से भी होना चाहिए एंड दे शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द प्रोग्रेस। ऐसा नहीं कि बस टीचर के भरोसे छोड़ दिया या स्टूडेंट के भरोसे, तो इवन पेरेंट्स शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ताकि बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर पाए, एक हेल्दी कंपटीशन वे में इसको लिया जाए। ग्रेट आंसर सर एंड ग्रेट पर्सपेक्टिव आल्सो इन दिस। So, any quick feedback to the parents or any quick things that you would like to say to parents who might be watching this video as well? बिल्कुल How बिल्कुल can they improve their awareness? How can they ensure कि उनका बच्चा सक्सीड करे, तो उनमें उनका कितना इन्वॉल्वमेंट सपोर्ट होना चाहिए? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपका बच्चा कोई भी आपको ब्रांच बोलता है तो आपको पहले उसके करियर ऑप्शन देखने पड़ेंगे, Okay. यू नो। अब जैसे बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है, सबको ये लगता है सभी पेरेंट्स को कि अगर मेरा बच्चा मेडिकल रखेगा तो वो डॉक्टर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर ऑलरेडी ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस। जेनेटिक्स की, जीन्स की स्टडी होती है, ठीक है, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे वो यू नो रोबोटिक लेग्स वगैरह बनती हैं, रोबोटिक आर्म बनती है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। और पहले उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मतलब किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ना। और जब भी आपका बच्चा कभी भी कुछ कहता है कि मेरे को यहाँ पढ़ना है वहां पढ़ना है, तो एक बार उनको जाके एटलीस्ट बात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे मेरा बच्चा पढ़ेगा, उसका Okay. सेफ्टी क्या है। अब देखो ना, हम लोगों ने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स लास्ट ईयर दिल्ली में सुने थे, यू नो, कहीं पे पानी आ गया, और उससे पहले यहाँ पे हुआ था चंडीगढ़ में आग लग गई थी, ठीक है। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। बट एक बार, मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स इसको अवॉइड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट पेरेंट्स जाके मेक श्योर तो कर सकते हैं ना कि जिस प्रेमिसेस में बच्चा पढ़ रहा है क्या वहाँ पे फायर सेफ्टी के ये प्रोविजंस वगैरह रखी है नहीं रखी है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए मेरे ख्याल से। पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मतलब मैं ये कहूँगा टीचर से जाके मिलें। अब बच्चा कह रहा है कि ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इसलिए तो नहीं कह रहा कि वो बहुत लीनियंट है वो सर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने 22 में यहाँ पे ओपन किया, अपना सेंटर ओपन किया, मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो देयर यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट जो बहुत क्लासेस मिस करती थी, वो लड़की, Okay. ठीक है। तो तब अटेंडेंस में डेली नहीं भेजता था मैं, अगर ज्यादा कोई क्लासेस मिस करता था मैं आई यूज्ड टू कॉल देयर पेरेंट्स। ठीक अब है। सिस्टम अलग है, अब अगर कोई एक भी क्लास मिस करता है उसके घर में फोन करवा देता हूँ। अच्छा। तो मैंने बोला कि सर आपकी लड़की 1 वीक से क्लास नहीं आ रही, कहाँ पे है वो, क्या हो गया। तो वो पेरेंट जो है वो पठानकोट में नहीं रहते थे, वो कहीं पोस्टेड थे। अच्छा। तो वो जिस जगह पे फिजिक्स पढ़ती थी उन्होंने उसको कॉल किया टीचर को और कहा कि सर ऐसे ऐसे है, केमिस्ट्री वाले सर कह रहे हैं कि वो आ नहीं रही। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं सर वो झूठ बोल रहे हैं, वो तो रोज आती है क्लास। अच्छा। हाँ, तो उनका मेरे को कॉल बैक आया कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। तो इट वाज अ वेरी फनी इंसिडेंट। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे को क्या मिलेगा, आपको एक चीज बताओ, ठीक है। फिर पता चलता है, तो मैंने उनको कहा कि सर देखो वो क्लास नहीं आ रही और मैं सच बोल रहा हूँ, अगर कल को कुछ हो गया इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू स्टॉप सेंडिंग योर डॉटर टू माई इंस्टीट्यूट। 12th में फेल हो गई वो लड़की। Okay. हाँ, तो मार्केट में
अच्छे टीचर भी हैं और बाकी भी हैं। फिर एक और इंसिडेंट हुआ था, एक लड़का मेरे पास पढ़ने आता था, तो उसके साथ भी सेम ही यही होता था। तो जैसे उसमें मेरी क्लास में नहीं आना, मैंने उसके पापा को कॉल कर देना, तो बच्चा चिढ़ गया, बच्चे ने आना बंद कर दिया। आई वाज लाइक ओके, मैंने तो जो जैसा काम शुरू किया मैंने वैसा ही करना है। जैसे ही वो 11th में था उस टाइम पे, जैसे ही 11th खत्म हुई तो उसके फादर, क्योंकि ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय माई ऑनेस्टी, वो मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा कि 11th में इसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तो जहां से ये फिजिक्स पढ़ रहा था आई एम विथड्रॉइंग। फिर मैंने बच्चे से पूछा कि भाई क्या चलता है बता, तो वो भी वही फिजिक्स पढ़ रहा था जहाँ पे वो लड़की पढ़ती थी। तो कह रहा था कि उसने बोला कि सर वहाँ पे ये सिस्टम है कि यू पे द फी ऑन टाइम, हम लोग आपके पेरेंट्स को यही बोलेंगे कि आप रोज आ रहे हो। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग। और अगेन बच्चे बच्चे हैं, है ना, बच्चों का तो आप बच्चों पे नहीं छोड़ सकते कोई बात, पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पूरी 12th में वो बच्चे को हमने पढ़ाया फिर तो। और अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं इस प्रोफेशन में आऊंगा, उसको भी मैं एक टिप ये दूंगा कि यार काम सिंसेरिटी के साथ करो। आज आपकी सिंसेरिटी भले ही स्टूडेंट उसको अपोज करे, बट कल को वो पेरेंट खुश इस बात से जरूर होगा कि यार ये लोग बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ काम करते हैं। Got it. Understood. So sir, just one question before we wind up, and ये क्वेश्चन भी को आपको पूछना भी था बिकॉज आपने टेक भी देखा है, आपने टीचर पर्सपेक्टिव भी देखना, आपने बिजनेस पर्सपेक्टिव भी देखा है। अब मैं इसका एक होलसम आपको ये पूछना चाहता हूँ सर, अभी हर एक एरिया में चैट जीपीटी, एआई, ये सब टाइप की टेक्नोलॉजी सर बहुत पॉपुलर हो रही है। अभी आजकल हम न्यूज पढ़ते हैं कि लोगों की जॉब्स जा रही है इसकी वजह से, कंपनीज करोड़ों करोड़ों रुपए डाल के ये सब टाइप के सिस्टम्स इम्प्लीमेंट कर रही है। तो क्या लगता है सर, एजुकेशन में स्पेसिफिकली जेडब्ल्यू नीट जैसे मार्केट में एआई का रोल कंस्ट्रक्टिव रहेगा, डिस्ट्रक्टिव रहेगा? और एज अ टीचर, एज अ ओनर, आपको क्या लगता है सर, इसके प्रोज है, कॉन्स है, क्या है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक, कैसे ये इंडस्ट्री में चैट जीपीटी या एआई जैसे टेक्नोलॉजीज हेल्प करेगी? देखो, अगर आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे तो मेरे ख्याल से ये उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, बट अगर आप एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे इट इज वेरी फ्रूटफुल। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेट्स से मेरे को केमिस्ट्री में क्रैश कोर्स पढ़ाना है, यहाँ मैंने ये ठान लिया जैसे वो चलते ना वन शॉट, और बच्चा आए और जो भी मेन चीजें हैं उस चैप्टर की मैं उसको वो पढ़ा दूं। अब एक इंडिविजुअल हो या 2 इंडिविजुअल हो या 10 इंडिविजुअल हो, वो पूरे केमिस्ट्री का या एक पूरे चैप्टर का एक एनालिसिस इतने कम टाइम में नहीं बता सकता कि हाँ बॉस इसमें से ये क्वेश्चन आया, इसमें से ये क्वेश्चन आया, तो ये उस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये एनालिसिस एक इंडिविजुअल नहीं बता सकता, और अगर बताएगा भी इट विल टेक सम टाइम। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में जितने भी टॉपिक हैं उसमें से क्या ज्यादा वेटेज है, क्या कम वेटेज है, इसका एक एनालिसिस अगर मेरे को टेबुलर फॉर्म में या पाई चार्ट के फॉर्म में मिल जाए तो क्या बढ़िया बात हो जाएगी, राइट? ठीक है, ऐसे एनालिसिस करने के लिए आई थिंक वी नीड हेल्प फ्रॉम एआई। ठीक है, कि जो सभी टीचर्स को एक ये बता दे कि हाँ कि ये वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये वाले हैं, सो दैट हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस में या रिवीजन क्लासेस में वो कवर करें। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, अगर हम ऑनलाइन टेस्ट करवाते हैं बच्चों का, या ऑनलाइन नहीं भी करवाते, ऑफलाइन करवाते हैं, तो उसका जो वो पेपर चेकिंग का जो भी सॉफ्टवेयर है, ओके, दैट सॉफ्टवेयर शुड रिपोर्ट थिंग्स लाइक कि बच्चा कौन से तरह की मिस्टेक कर रहा है, इज इट कॉन्सेप्चुअल और इज इट सिली, और अगर वो बार बार सेम टॉपिक से कर रहा है मिस्टेक तो वो कौन सा टॉपिक है, सो दैट उसको एक अच्छा एनालिसिस मिले। अभी क्या जो टेस्ट ऐप मैं भी यूज कर रहा हूँ या जो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट यूज करते हैं, वो ये बता देते हैं कि इतने सही किए, इतने गलत किए, इतना नेगेटिव हुआ, ये हुआ, बट यहाँ चलो चैप्टर बता देंगे कि इस चैप्टर का उसने गलत कर दिया, बट बिल्कुल अच्छे से पिन पॉइंट नहीं करते वो कॉन्सेप्ट कि ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ है बच्चे का। अंडरस्टूड। ठीक है, और बिना एआई की आप ये नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे एआई की बहुत जरूरी है, जरूरत है, बी इट टीचर, बी इट कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर, यहाँ पे एआई की इन्वॉल्वमेंट चाहिए हमें। गॉट इट सर, गॉट इट, टेस्टिंग। ग्रेट ग्रेट, गॉट इट। सो बेसिकली दो चीजें, एक ट्रेंड एनालिसिस अगर एआई के कोई सॉफ्टवेयर कर पाए कि पास्ट ईयर के पेपर्स को लेके एक वेटेज बता पाए, जो भी यूट्यूबर्स प्रोबेबली किस हाइपोथेसिस पे कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, उसकी क्लैरिटी हमें भी नहीं है। और दूसरी चीज एक ये, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो टेस्ट ले रहे हैं उसमें जो एक रेपिटेटिव पैटर्न बच्चों का दिख क्या रहा है, वो टाइप में हाँ। कुछ उनके पैटर्न्स रिकग्नाइज हो जाए, जो एज अ टीचर आपको बेटर एनालिसिस हो जाए कि दे कैन अंडरस्टैंड। ग्रेट पर्सपेक्टिव सर, ग्रेट। सो सर, अमेजिंग स्पीकिंग विथ यू, एंड मुझे एक्चुअली लगा ही नहीं कि मैं वैभव सर से बात कर रहा हूँ। आई लिटरली थॉट आपने जिस हिसाब से कंफर्टेबल आंसर्स दिए, मेरे को लगा मैं मेरे कोई बड़े भाई से या किसी से ही बात कर रहा हूँ। आई एम श्योर सर ये स्टूडेंट्स को भी वो टाइप की फीलिंग आती है, बिकॉज मैं जब आपसे पहली बार बात किया था तो आप जो एक कंफर्ट में बच्चों को लेके आते हो, जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो फॉर स्टूडेंट्स टू ओपन अप देयर प्रॉब्लम्स, आई एम श्योर सर आज रिजल्ट ही उसका एक आउटकम है ऑफ वॉट एवर इकोसिस्टम यू ट्राइंग टू डेवलप। ग्रेट। सो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, It was fabulous to have you. Thank you so much for your time. And I'm sure कि UCI अभी आज जो पठानकोट में दिख रहे हैं, I'm sure पंजाब में जाके it's going to become one of the biggest coaching institutes down the line as well. थैंक यू सो मच वेदांत भाई। और जो मतलब आपने इतना सपोर्ट किया, ठीक है, आई एम सो लकी कि आप, मतलब मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला कि टू स्पीक माय जर्नी, नहीं तो ये जर्नी रह जाती है हमेशा, यू नो, किसी को नहीं पता कि ये ब्रांड जो बना है उसके पीछे के स्ट्रगल क्या है, वो भी Right. जानना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड द थिंग इज द टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग, दैट्स हैट्स ऑफ टू यू, दैट्स सो अमेजिंग। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। एंड आपने बहुत सही बोला सर, आज लोगों को वैभव सर के स्टेटस पे रिजल्ट दिख रहा है, बट वो स्टेज पे पहुंचने के लिए भी आपकी 2 साल 3 साल के सैक्रिफाइसेस जो लोग प्रोबेबली मिस आउट करते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव भी यही है सर कि पीपल गेट टू नो कि व्हाट इट टेक्स, व्हाट पीपल हैव डन टू रीच एट दिस लेवल, स्पेसिफिकली पीपल लाइक यू सर, जहाँ पे आपने एमएनसी जैसे जॉब में छोड़ के वापस आना, पठानकोट में खुद का कुछ शुरू करना, ऑलमोस्ट स्वदेश टाइप की स्टोरी हो गई सर। ग्रेट, ग्रेट थैंक टू हैव यू सर। यू सो मच वेदांत भाई, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.